हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज का जो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो इंडियन पिनल कोड जो है उसके जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें जो सिलेबस के अंदर जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर है वो है जॉइंट लाइबिलिटी का और इंडिविजुअल लाइबिलिटी। इसके अंदर जॉइंट लाइबिलिटी के अंदर जो पर्टिकुलर जो बातें हैं वो है कॉमन इंटेंशन की और कॉमन ऑब्जेक्ट की। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कॉमन इंटेंशन को डिस्कस करूँगी। और जो लाइबिलिटी है वो इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी होती है और इंडिविजुअल लाइबिलिटी जो होती है वो एक तरीके से उस पर्सन की अकेले की ही लाइबिलिटी होती है, तो उसे हम इंडिविजुअल लाइबिलिटी कहते हैं। और ये अलग अलग जो प्रोविजंस हैं उनके अंदर दे रखा है इसके बारे में। और अगर हम जॉइंट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो उस केस में हम सेक्शन 34 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने जो डिस्कस किया है वो जॉइंट लाइबिलिटी का डिस्कस किया और इसके अंदर मैंने सेक्शन 34 को डिस्कस किया है और सेक्शन 149 को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो सेक्शन 34 के बारे में है जो कॉमन इंटेंशन की बात करता है। और इसके अंदर सबसे पहले जो बात की गई है वो एक तरीके से इसमें सेक्शन 34 के बारे में बताया गया है और उसके अंदर क्या मतलब उसके बारे में बता रखा है कि सेक्शन 34 क्या बात करता है, उसके अंदर जो केसेस है उनके बारे में और जो उसके बारे में ये इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और कैसे हम पता चलेगा कि ये सेक्शन 34 जो है जो कॉमन इंटेंशन का है वो हमें कैसे उसके बारे में पता चल सकता है कि इसमें कॉमन इंटेंशन है उन पर्सन्स की। तो हम ये सारी बातें जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी मैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो जॉइंट लाइबिलिटी है उसके अंदर ये बता रखा है कि ये जनरल रूल है कि हर पर्सन जो है एवरीवन जो है वो सब लोग लाइबल होंगे और वो लाइबल होंगे जो भी प्रॉक्सिमेट जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनके एक्ट्स के, उन सब एक्ट्स के लिए हर पर्सन लाइबल होता है। ये एक तरीके का जनरल रूल है। लेकिन जो सेक्शन 34 है और सेक्शन 149 है वो एक तरीके का एक्सेप्शन बताता है इस जनरल रूल का। मतलब इन दोनों सेक्शंस के अंदर जो हर पर्सन जो है वो लाइबल नहीं होगा। इसके अंदर इनके अलग से ये इसके सेक्शन 34 के अंदर और सेक्शन 149 के अंदर इनमें जो है वो एक तरीके से एक्सेप्शन है, अपवाद है इस सामान्य जो नियम है इसका। यहाँ पर जो पर्सन अगर एक पर्सन में कोई एक्ट करता है तो बाकी सब भी लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए। और ये दोनों सेक्शंस जो है आईपीसी के जो इंडियन पिनल कोड के हैं उनके अंदर जो बात बताई गई है वो इसके अंदर जो सेक्शन 34 के अंदर जो बता रखी है उसके ऊपर और 149 के ऊपर एक तरीके से ये अपवाद के तौर पर ये दोनों काम करते हैं जो जनरल रूल है उनका। दीज सेक्शंस जो है वो इम्बॉइड्स करते हैं जो प्रिंसिपल है जो जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का, मतलब जो संयुक्त दायित्व है और जो रचनात्मक दायित्व है या जो वाइकेरियस लाइबिलिटी जो प्रतिनिधिक दायित्व है जहां पर भी पर्सन लाइबल होगा। अगर कोई एक्ट किसी दूसरे पर्सन ने किया है तो उसके एक्ट्स के लिए भी वो पर्सन लाइबल होगा। तो उस केस में यहाँ पर वो खुद वो पर्सन एक्ट नहीं कर रहा लेकिन तो भी वो लाइबल होता है उस किसी दूसरे पर्सन जो है उसके एक्ट के लिए। और जॉइंट कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी जो है उसके अंदर जो जॉइंट लाइबिलिटी है वो सेक्शन 34 के अंदर दे रखी है और जो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है वो सेक्शन 149 के अंदर बताई गई है। और वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है वो होती है प्रतिनिधिक दायित्व है। जैसे कि मास्टर जो है वो लाइबल होगा जो भी उसका सर्वेंट अगर कोई एक्ट करता है तो उसके एक्ट के लिए, तो यहाँ पर जो मास्टर होता है उसको लाइबल माना जाएगा। अगर सर्वेंट ने उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में जो उसका एम्प्लॉयमेंट है उसके समय अगर कोई काम कर दिया तो उस केस में उस सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर लाइबल होगा। तो इस पर्टिकुलर जो ये जॉइंट लाइबिलिटी है वो दे रखी है सेक्शन 34 के अंदर और जो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है वो दे रखी है 149 के अंदर। तो इन दोनों पर्टिकुलर जो ये सेक्शंस है इन दोनों के अंदर ये लाइबिलिटी बता रखी है। इसके बाद में सेक्शन 34 जो है वो ये बात करता है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, बहुत सारे पर्सन्स करते हैं और वो कैसे कर रहे हैं, फर्दरेंस में कर रहे हैं जो कॉमन इंटेंशन है उन सब का, उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं बहुत सारे पर्सन्स और तो उस केस में वो सारे पर्सन्स जो है वो लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए और वो उसी मैनर में होंगे जैसे उस एक्ट को किसी अकेले ने किया हो
वैसे ही वो लाइबल होंगे वो पर्सन उस एक्ट के लिए उस सेम मैनर में जैसे उनमें से सबने अकेले में ही उस एक्ट को किया है, ऐसे उनको लाइबल माना जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे पर्सन्स कर रहे हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बताया पर्सन्स का, ये बताया कि सेवरल पर्सन्स है, मतलब 2, 3, 4 कितने भी पर्सन्स हो सकते हैं। और वो कॉमन इंटेंशन जो उन सबका है, उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में वो कर रहे हैं। तो उस केस में ईच ऑफ सच पर्सन, हर वो पर्सन जो है वो लायबल होगा उस एक्ट के लिए, और उसी मैनर में होगा जैसे उसने वो एक्ट अकेले नहीं किया हो वैसे। मतलब कि एक तरीके से इसमें ये दे रखा है कि जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वे कार्य अकेले उसी ने किया हो, वैसे ही वो लायबल होगा। और इसके अंदर ये बात बता रखी है। फिर उसके बाद में जो इसमें बात की गई है वो है कि जो वर्ड क्रिमिनल एक्ट है उसके अंदर एक्ट और ऑमिशन दोनों आएंगे। मतलब उसमें एक्ट भी आएगा और ऑमिशन भी आएगा। और यहाँ पर जो इसेंशियल है कि जो एक्ट है या जो ऑमिशन है वो जो भी वो अक्यूज कर रहा है वो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में वो करेगा, तभी उस एक्ट को या उस ऑमिशन को यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट के तौर पर सेक्शन 34 के अंदर कवर किया जाएगा। और वो एक्ट के अंदर या तो कार्य भी हो सकता है या उसका लोभ भी हो सकता है। और इसके अंदर एक केस था जो था रैग वर्सेस क्रूज का, जो 1838 का है सुप्रीम कोर्ट का, और ये कॉमन इंटेंशन की बात करता है। इस केस के अंदर कॉमन इंटेंशन को बताया गया है रैग वर्सेस क्रूज के केस में। इसमें एक कांस्टेबल था और उसका असिस्टेंट था, वो गए अरेस्ट करने के लिए ए को, जहां वहां पर क्या था, वहां पर BCD जो थे वो पहले से उस हाउस में प्रेजेंट थे। BCD ने क्या किया, उन्होंने पुश किया उस कांस्टेबल को और उसका जो असिस्टेंट है उसको, और उनमें से एक ने एक ब्लो दिया उस कांस्टेबल को। और इस केस में इवन तो जो ब्लो था वो सिर्फ एक ही ने दिया, लेकिन उन सबको जॉइंटली लायबल माना उस ब्लो के लिए, और जो भी इंजरी जो सफर की गई थी उस कांस्टेबल को उस इंजरी के लिए उन सबको लायबल माना। और जो एक्ट था ब्लो का, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड या इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं था, लेकिन वो उस जो कॉमन इंटेंशन है उन सब की उसके फर्दरेंस में वो एक्ट किया गया था। वो मतलब अकेला एक्ट नहीं था, जो अकेले उस पर्सन ने उस एक्ट को नहीं किया था, लेकिन वो फर्दरेंस में उसने किया था। जो कॉमन इंटेंशन उन सबकी थी, उस कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में उस पर्सन ने वो एक्ट किया था, और इसलिए यहाँ पर उन सबको लायबल माना उस एक्ट के लिए इस केस के अंदर जो रैग वर्सेस क्रूज का था। और फिर उसके बाद में जो सेक्शन 34 है वो एक तरीके से सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं बनाता, मतलब किसी भी तरीके का कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। मतलब ऐसा कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता जिसमें कोई राइट हो या कोई लाइबिलिटी हो, लेकिन वो रूल ऑफ एविडेंस जो है उसको क्रिएट करता है सेक्शन 34। वो मतलब कोई ऑफेंस को क्रिएट नहीं करता सब्सटेंटिव किसी ऑफेंस को, लेकिन वो रूल ऑफ एविडेंस जो है उसको वो क्रिएट करता है सेक्शन 34। ये इसके अंदर बता रखा था, ये इसके अंदर दे रखा है। इसके बाद में जो नेक्स्ट केस है वो है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का, जो 1924 का है, और इस केस को पोस्टमास्टर मर्डर केस भी कहते हैं। और इस केस के अंदर ये बात बताई गई थी कि जो अपेलेंट था उसको चार्ज किया था मर्डर के लिए 309 के अंदर और रेड विद सेक्शन 34। और इसके अंदर जो पोस्टमास्टर था वो मनी काउंट कर रहा था अपने पोस्ट ऑफिस में, और सडनली वहां पर 3 जो आदमी थे वो आ गए, 3 मैन आ गए, जिनमें अपेलेंट जो था वो अपीयर हुआ और उसने मनी डिमांड की। जो पोस्ट मास्टर है उससे मनी उसने डिमांड की, और उसके बाद में उसने ना उन सब ने क्या किया, फायर कर दिया उसके ऊपर, और पोस्ट मास्टर की डेथ हो गई उसी स्पॉट पर। और उन सब ने क्या किया, ट्राई किया कि वो वहां से भाग जाए फ्ली होने के लिए। हाउएवर बरेंद्र वाज कॉट बाय पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट विथ ए रिवॉल्वर इन हिज हैंड। मतलब जो बरेंद्र था उसको पोस्ट ऑफिस के जो असिस्टेंट था उसने उसको पकड़ लिया और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी थी। और बरेंद्र जो था उसने डिफेंस लिया कि उसने फायर नहीं किया पोस्ट मास्टर के ऊपर, और वो वहां पर सिर्फ खड़ा था बाहर आउटसाइड, और उसको फोर्स किया गया था बाकी जो अक्यूज थे उनके थ्रू कि वो उनको अकम्पनी करे, मतलब वो उसके साथ में रहे। ऐसा बाकी जो अक्यूज थे उन्होंने उसको फोर्स किया, ऐसे कहा इसने बरेंद्र ने। जो ट्रायल कोर्ट थी उसने क्वेरी रेज की जूरी के सामने
कि अगर जूरी सेटिस्फाई होती है कि जो पोस्टमास्टर था वो किल्ड हुआ, जो कॉमन इंटेंशन है उन सब की उसके फर्दरेंस में, या फिर बरेंद्र जो था वो गिल्टी होता वेदर ही फायर्ड द फैटल शॉट और नॉट। तो बरेंद्र जो था उसको गिल्टी माना मर्डर के लिए, क्योंकि जो शॉट जो उसने मारा था वो फर्दरेंस में मारा था उस रॉबरी के, और कमिट करने के लिए उस रॉबरी को। वो एक कॉमन इंटेंशन थी उन सबकी, जो सारे जो को अक्यूज थे उन सबकी कॉमन इंटेंशन थी कि रॉबरी की जाए। तो इस केस में उसको यहाँ पर मर्डर के लिए गिल्टी माना था और इसलिए उसको लायबल माना गया। इसके अंदर उसको लायबल माना गया और इस केस के अंदर जो उसको मर्डर के लिए गिल्टी उसको माना गया, क्योंकि वो उसने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किया था। सेक्शन 34 जो है वो रेस्ट करता है कॉमन इंटेंशन पर, और इसमें जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन है वो भी इसके साथ होना चाहिए। मतलब कॉमन इंटेंशन के साथ वो लोग आपस में एक्चुअली पार्टिसिपेट भी उस एक्ट में करेंगे, और तब वो अगर वो कॉमन इंटेंशन में वो लोग करते हैं तो उसे हम सेक्शन 34 के अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर कॉमन इंटेंशन भी होना चाहिए और उनका एक्चुअल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। थस एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन इज प्रीरेक्विजिट एंड इज ऑल द मोर नेसेसरी फॉर इम्पोजिंग वाइकेरियस लाइबिलिटी। मतलब जो एक्ट है उस एक्ट अगर वो फर्दरेंस में कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय के अगर फर्दरेंस में किया जाता है तो वो एक तरीके से प्री रेक्विजिट है, मतलब उसके लिए जरूरी है और ऑल मोर नेसेसरी भी है वो उसके लिए, ताकि एक तरीके से वाइकेरियस लाइबिलिटी को इम्पोज करने के लिए, जो प्रतिनिधि दायित्व है उसे इम्पोज करने के लिए ये जरूरी है कि वो एक्ट होना चाहिए कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, और उस अगर वो इंटेंशन के कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में होता है तो उसे हम एक तरीके से इम्पोज कर सकते हैं उसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी। इसमें जो लीडिंग केस है जिसमें कॉमन इंटेंशन का एब्सेंस बताया, मतलब कि वहां पर कॉमन इंटेंशन जो है वो नहीं है, तो उस कॉमन इंटेंशन के एब्सेंस में ये जो केस है जिसके अंदर सामान्य आशय जो है उसका एब्सेंट है, वो वहां पर नहीं है सामान्य आशय, वो केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस, और ये 1945 का केस है, और इसको हम इंडस रिवर केस भी कह सकते हैं, बेटर नॉन एज इंडस रिवर केस। इसे इस केस के नाम से भी जाना जाता है। और इस केस के जो फैक्ट थे वो ये थे कि एक एक्स था और जेड था और बाकी फ्यू अदर पर्सन थे। वो लोग इन रिवर इंडस जो थी उसमें वहां पर गए, वेंट इन रिवर इंडस टू कलेक्ट रीड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। रीड्स को कलेक्ट करने के लिए वो लोग वहां पर बैंक ऑफ जो ये रिवर थी इंडस वहां पर गए, और वाई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, वाई जो था वो भी वहां पर प्रेजेंट था, और उसने ऑब्जेक्ट किया जो एक्ट था एक्स का और बाकियों का, उन सबके एक्ट्स को इसने ऑब्जेक्ट किया वाई ने, जो वो कलेक्ट कर रहे थे रीड्स जो बैंक ऑफ रिवर थी वहां से। तो हाउएवर एक्स डिड नॉट स्टॉप एंड व्हाइल रिटर्निंग, मतलब एक्स जो था वो रुका नहीं, और जब वो रिटर्न कर रहा था वहां से वापस आ रहा था तो नेफ्यू जो था वाई का उसने स्टॉप किया एक्स को, और उसके पोजेशन से उसने ट्राई किया टू टेक पोजेशन ऑफ रीड्स, मतलब वो जो भी रीड्स थी उनकी पोजेशन को उसने लेने की कोशिश की, और ऑन दिस एक्स लिफ्टेड द बैम्बू पोल ऑफ बोट, और उस कॉन्सिक्वेंस में वाई शाउटेड फॉर हेल्प, मतलब एक्स ने क्या किया, उसने वो बैम्बू जो पोल थे उनको लिफ्ट किया एक्स ने जो उस बोट के थे, और उसकी वजह से वाई जो था वो चिल्लाने लग गया हेल्प के लिए। और इसको सुनने के बाद में बी और सी जो थे वो वहां पर आ गए उस सीन के अंदर, और उनके पास लोडेड गन्स थी, और बी ने क्या किया, उसने फायर कर दिया एक्स के ऊपर और उसकी डेथ हो गई इमीडिएटली। और सी ने क्या किया, जेड को उसने इंजुरी की, जो माइनर इंजुरी सफर हुई उसको जेड को सी की वजह से, और सी को क्या किया, कन्विक्ट किया गया अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जेड के, और उसको कन्विक्ट किया गया जो 302 है इंडियन पिनल कोड का उसके अंडर भी, और रेड विथ सेक्शन 34 फॉर किलिंग बी उसके अंदर भी इसको कन्विक्ट किया गया जो सी था उसको। और उसके बाद में सी ने क्या किया, अपील किया उस कन्विक्शन के अगेंस्ट में, सी की जो कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया गया, और इस केस के अंदर ये हेल्ड किया कि बी और सी जो थे उन दोनों का सेम इंटेंशन था कि वो ए को बचाना चाहते थे, और अगर वो नेसेसरी उनको लगता तो उस गन का यूज करके भी वो उसको ए को बचाना चाहते थे, लेकिन जो कॉमन इंटेंशन थी उनकी एक्स को मारने की वो नहीं थी।
जो आइसोलेटेड एक्ट था वो मोटिवेटेड था सेम इंटेंशन का, और वो उनकी जो इंटेंशन थी वो थी ए को रेस्क्यू करने की। और नन ऑफ द टू एंजॉय प्रीमेडिटेटेड प्लान टू किल एक्स, मतलब उनका एक्स को मारने का कोई भी ऐसा प्री मीटिंग माइंड नहीं थी उनकी, ना ही उनका कोई ऐसे इरादा था एक तरीके से कि वो एक्स को मारेंगे। और द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन इंटेंशन शुड नेवर बी रीच्ड अनलेस इट इज नेसेसरी इन्फ्लुएंस deducible from the circumstances of the case, मतलब जब तक वो सर्कमटेंसेस से नहीं इन्फर होते तब तक हम नहीं मान सकते कि वहां कॉमन इंटेंशन है। और इस केस के अंदर ये माना गया और उसकी जो कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया गया। और यहाँ पर इनके जो एक्ट थे उन्हें ऐसा नहीं माना गया कि ये उन्होंने कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में किया था, क्योंकि उनका कोई भी, उन दोनों ने मिलकर कोई भी प्रीमेडिटेड कोई भी काम नहीं किया था, पहले से उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने कोई चीज डिस्कस की थी। और इसलिए इस केस में ये इनकी जो कॉमन इंटेंशन थी वो इसमें एब्सेंट थी इस केस के अंदर। और ये इस केस में माना गया था कि यहाँ पर प्री अरेंजमेंट प्लान होता है या फिर कोई भी मीटिंग ऑफ माइंड होती है, तभी हम ये मान सकते हैं कि उनके बीच में कॉमन इंटेंशन थी। फिर उसके बाद में कॉमन इंटेंशन जो है वो प्री सपोजेस करती है एक कॉमन कॉन्सर्ट को, एक प्री अरेंजमेंट प्लान को और एक क्रिमिनल एक्ट को जो उस फर्दरेंस में होता है उस पर्टिकुलर कॉमन इंटेंशन के। मतलब जो प्लान है वो प्री अरेंज्ड होना चाहिए, उसके बीच मतलब कि वो पूर्व योजित होना चाहिए, उसका प्री पहले से अरेंजमेंट होना चाहिए, उस एक्ट का पहले से वो प्री प्लान होना चाहिए वो एक्ट, तभी उसके अंदर यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में हुआ है। और इसके अंदर जो लीडिंग केस था इस पॉइंट के ऊपर वो पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का केस था जो 1955 का था। इस केस के अंदर ये बात बताई गई थी कि डिसीज जो था उसने वो क्या किया, हैड गॉन टू हिज फील्ड विथ हिज सिस्टर इन लॉ रसिका बाई एंड सर्वेंट सुभाना राव। Deceased was engaged in working few steps away from the place where his sister-in-law was working. Suddenly रस्की बाई को heard shouts, उसको ना बहुत सारी ना मतलब ऐसे आवाजें आने लगी जहां पर deceased was working. When she arrived at the place of occurrence, she saw the 5 accused person attacking Ramchandran with spears and sticks, which resulted in on the spot death of Ramchandran. जब वो रसिका बाई वहां पर पहुंची तो उसने वहां पर देखा कि 5 अक्यूज पर्सन जो थे वो अटैक कर रहे थे इसको रामचंद्रन को और स्पेयर से और स्टिक से, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई रामचंद्रन की। ट्रायल कोर्ट ने उसको ग्रांट कर दिया सेंटेंस डेथ का, जो 3 अक्यूज थे उनको, और लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया 2 को। 3 अक्यूज जो थे उन्होंने अपील की एपेक्स कोर्ट के सामने, और उसके अंदर फिर ये माना गया कि ये स्टैब्लिश किया गया कि जो सेक्शन 34 है उसके अंदर कॉमन इंटेंशन प्री सपोजेस ए प्री कॉन्सर्ट, और उसके अंदर ये रिक्वायर है कि एक प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए। और बिकॉज बिफोर ए पर्सन कैन बी वाइकेरियसली convicted for the criminal act of another, the act must be done in furtherance of common intention of all. मतलब अगर वाइकेरियस लाइबिलिटी उनके ऊपर इम्पोज करनी है तो उस केस में ये साबित करना पड़ेगा कि एक प्री अरेंज्ड प्लान था और उस पर्सन को कन्विक्ट करने से पहले जो क्रिमिनल एक्ट है उसके लिए जो भी उसने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में किया है। और ये भी माना जाएगा कि वहां एक प्री मीटिंग ऑफ माइंड होती है, ये भी मतलब चीज वहां पर बताई जाएगी। बहुत सारे पर्सन साइमल्टेनियसली अगर अटैक करते हैं किसी मैन को और उन सबकी सेम इंटेंशन है कि वो उसको मारना चाहते हैं, और इंडिविजुअली अगर उन्होंने इन्फ्लिक्ट किया सेपरेट फैटल ब्लोज, मतलब अगर बहुत सारे पर्सन है उन्होंने अगर साइमल्टेनियसली किसी मैन को अटैक किया और उन सबकी सेम इंटेंशन है, तो कि मैं मतलब जैसे कि वो उसको मारना चाहते हैं, वो इंटेंशन उन सबकी सेम इंटेंशन है, और अगर इंडिविजुअली उन्होंने सेपरेट फैटल ब्लोज दिए तो ये नहीं माना जाएगा कि उनकी कॉमन इंटेंशन है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर कॉमन इंटेंशन के लिए प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है ताकि एक प्री अरेंज्ड प्लान हो। और इन अ केस लाइक दैट ईच वुड बी इंडिविजुअली लाइबल फॉर व्हाट एवर इंजुरी ही कॉज्ड, मतलब उसके लिए जो भी इंडिविजुअली उन्होंने जो इंजुरी की है उसके लिए वो लाइबल होंगे और वो वाइकेरियसली कन्विक्टेड नहीं होंगे। जो भी एक्ट किया है उनमें से किसी ने भी, एनी ऑफ द अदर्स ने अगर किसी ने किया है, अगर प्रोसिक्यूशन कैनॉट प्रूव दैट हिज सेपरेट ब्लो वाज फैटल वन, ही कैनॉट बी कन्विक्टेड ऑफ द मर्डर हाउएवर क्लियरली एन इंटेंशन टू किल।
could be proved in this case। मतलब अगर उसकी ऐसे ब्लो फैटल नहीं मानते तो यहाँ पर उसको मर्डर के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते और इन्फ्लुएंस कॉमन इंटेंशन का नहीं यहाँ पर रीच्ड होगा। इस केस में जो अपीलेंट्स थे उनको कन्विक्ट किया गया सेक्शन 326 के अंदर आईपीसी के, इंडियन पिनल कोड के, और यहाँ पर उनको इसके अंदर कवर नहीं किया गया। जो इसमें जो बात बताई गई है कॉमन इंटेंशन के अंदर, उसके अंदर इनको कवर नहीं किया गया। इनको सेक्शन 326 जो है उसके अंदर कवर किया गया। और क्योंकि यहाँ पर उनका कोई भी प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, ना ही उन्होंने पहले आपस में कुछ चीज डिस्कस की थी, वो एक तरीके से उनका सेम इंटेंशन था और उस सेम इंटेंशन के अंदर उन्होंने वहां जाके उसको अटैक किया। इसलिए यहाँ पर उनको सेक्शन 326 जो है उसके अंदर उनको कवर किया गया, ना कि यहाँ पर इसके अंदर कॉमन इंटेंशन के अंदर उनको कवर किया गया। और फिर उसके बाद में इसमें बता रखा है कि जो कॉमन इंटेंशन है उसके अंदर मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है और इंटेंशन ईच ऑफ द अक्यूज्ड जो है वो एक दूसरे वाले को भी पता होनी चाहिए और उसको वो शेयर भी करेंगे। मतलब एक तरीके से जो इंटेंशन है हर अक्यूज की उसको दूसरे पर्सन को भी पता होनी चाहिए और वो आपस में उसके शेयर भी करेंगे, आपस में उस चीज को शेयर करेंगे, तभी यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो कॉमन इंटेंशन के अंदर उनका मीटिंग ऑफ माइंड है। और मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब है कि उनका जो एक दूसरे से उनको पता है वो प्लान के बारे में उन सबको आपस में, और उन्होंने उस प्लान के बारे में डिस्कस किया है। प्री अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब कि पूर्व व्यवस्थित योजना होनी चाहिए और वो एक तरीके से प्री मीडिएटेड कॉन्सर्ट भी उनका होना चाहिए। मतलब कि उन्होंने उनके बीच में आपस में एक तरीके से वो चीज जो है उनको पहले से वो अरेंजमेंट उनके बारे में उनको अरेंज करना चाहिए कि हाँ ये चीज हम करने वाले हैं, तो उसके लिए उनकी आपस में अरेंजमेंट करेंगे, वो उनकी मीटिंग ऑफ माइंड होगी और वो उस प्लान को डिस्कस करेंगे, तभी यहाँ पर कॉमन इंटेंशन उनकी मानी जाएगी। और कोई भी फॉर्मल मीटिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब फॉर्मल मीटिंग होना जरूरी नहीं है यहाँ पर। और जरूरी ये है इसमें यहाँ पर कि कॉमन इंटेंशन जो है वो स्पॉट ऑफ मूवमेंट में होनी चाहिए, मतलब जो मिलने का उनका समय है उस समय पर होनी चाहिए और वो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होनी चाहिए। मतलब एक सीमित कोई टेम्पररी टाइम है, एक सीमित समय है, उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये वो कंटिन्यूस चल ही रही है, वो उनके जो टाइम है वो जो पीरियड ऑफ टाइम है वो चल रहा है। एक फिक्स एक टाइम होता है, टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए जो टाइम होता है उसके अंदर जो है यहाँ पर उनकी कॉमन इंटेंशन है वो अराइज होती है, तभी यहाँ पर ये माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर वो कवर्ड होगा। और ये जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल कोई मीटिंग हो उसके अंदर, और एक तरीके से और स्पॉट ऑफ मूवमेंट में होनी चाहिए और टेम्पररी टाइम के में होनी चाहिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए होनी चाहिए वो चीज। और सिंपल वर्ड्स में ये भी बात की गई है कि कोई भी कॉमन इंटेंशन नहीं होती तो उस केस में कोई जॉइंट लाइबिलिटी भी नहीं होती। मतलब अगर कॉमन इंटेंशन नहीं होगी तो कोई भी यहाँ पर जॉइंट लाइबिलिटी भी नहीं होगी। मतलब कॉमन इंटेंशन होगी तभी हम कह सकते हैं कि उनके बीच में लाइबिलिटी जो है जॉइंट लाइबिलिटी है, तभी कॉमन इंटेंशन होगी। ये दोनों मतलब हैंड टू हैंड चलेगी। मतलब अगर कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय नहीं होता तो उस केस में जो यहाँ पर उसके अंदर जॉइंट लाइबिलिटी भी नहीं होगी उस केस में। और इन दोनों को हम साथ साथ में ही बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि नो कॉमन इंटेंशन नो जॉइंट लाइबिलिटी। तो ये पर्टिकुलर जो है इस सेक्शन 34 के अंदर हमने बात की कॉमन इंटेंशन की, और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है जो सेक्शन 149 के अंदर है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।